So hello everyone, welcome to Eklavya Study Point and this side Sachin, and today we are going to discuss our chapter 2nd of the class 9 social science which is shaping of the earth surface। और आपको मिलने वाली है इसकी बहुत इजी एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल जो आपकी न्यू एनसीईआरटी आई है लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सब कुछ करवाऊंगा, ना कुछ फालतू ना कुछ कम। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। कोई क्वेरी है तो एकलव्य स्टडी पॉइंट इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप यहाँ पे मैसेज कर देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर का इंट्रोडक्शन विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीशियस टाइम। सो हमारे जो अर्थ का सरफेस है आप सभी जानते हो अनइवन है, सेम तो नहीं है, हर जगह पे प्लेन नहीं है, है ना। सो अर्थ का सरफेस अनइवन है एंड यहाँ पे माउंटेन्स भी हैं, यहाँ प्लेन्स भी हैं, यहाँ वैलीज भी हैं, और ये इसके पीछे का कुछ रीजन होता है। ऐसे ही नहीं है कि कुछ भी हो रहा है, हर चीज के पीछे का कुछ रीजन होता है। सो अर्थ जो चेंज होता है वो या तो इंटरनल फोर्सेस की वजह से चेंज होता है या एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से चेंज होता है। इंटरनल फोर्सेस में आते हैं आपके अर्थक्वेक्स, वोल्केनोस, प्लेट मूवमेंट्स। आपको आगे बताऊंगा प्लेट वगैरह क्या होता है। एक्सटर्नल मूवमेंट्स या एक्सटर्नल फोर्सेस में आपका विंड, वाटर एंड आइस, यही वो कुछ फोर्सेस हैं जो कि अर्थ को चेंज करते हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस जैसे कि मैंने बताया, विंड है, वाटर है, आइस है, इसकी वजह से एक तो वीदरिंग होती है। वीदरिंग का मतलब होता है चट्टानों का टूटना, वर्ड की मीनिंग याद रखना। दूसरा इरोजन, इन्हीं एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से इरोजन भी होता है। इरोजन का मतलब होता है मटेरियल्स को ले जाना कहीं दूर, जैसे पानी है अपने साथ बहा कर ले जाता है ना वो। फिर आता है डेपोजिशन, ड्रॉपिंग मटेरियल्स एल्सवेयर, वो सारी चीजें जो नदी अपने साथ लेकर जाती है कहीं ना कहीं उसको ड्रॉप कर देती है, उसको कहीं ना कहीं डिपोजिशन उसका कर देती है। सो अर्थ में जो चेंजेस होते हैं कुछ स्लो होते हैं, तो कुछ चेंजेस सडनली हो जाते हैं। जैसे कोई वोल्केनो फट गया, जैसे अर्थक्वेक आ गया, ये मूवमेंट सडन होती हैं और बहुत फास्ट होती हैं। सो ये पूरा प्रोसेस जब आप समझोगे ना तो आपको लैंडफॉर्म्स और नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में बहुत कुछ समझने को मिलेगा। कमेंट करके बता दो भाई, क्या आपको मजा आ रहा है? मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है इंट्रोडक्शन क्या करने वाले हैं? तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मैं आपको थोड़ा सा सीटी स्कैन करके दिखाऊं हमारी धरती के अंदर क्या है, हमारे अर्थ के अंदर क्या है। तो चलो देखते हैं। जो हमारा अर्थ है उसकी बहुत सारी लेयर्स हैं, हर किसी लेयर का कंपोजिशन अलग है, टेम्परेचर अलग है और उसकी डेंसिटी भी अलग है। याद रखना ये कुछ फीचर्स हैं। सो वी कैन नॉट डायरेक्टली सी इनसाइड द अर्थ। आप में इतनी हिम्मत है कि आप धरती को ऊपर से खड़े होकर देख के बता दो कि इसके अंदर क्या है? नहीं है ना भाई इतनी हिम्मत। तो हमारे पास अर्थ के इंटीरियर को स्टडी करने के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो सोर्सेस होते हैं। इन सोर्सेस की वजह से ही हमें अर्थ के अंदर क्या चल रहा है ये पता चल पाता है। सॉरी, डायरेक्ट सोर्सेस ये है डीप माइंस। जब आप बहुत डीप जाकर खानों में खुदाई करते हो तो आपको पता चलता है कि भाई इनसाइड द अर्थ क्या है। ड्रिलिंग, जब आप ड्रिल करते हो, या वोल्केनोस, जब कोई ज्वालामुखी फटता है, वोल्केनो ब्लास्ट होता है, तो पता चलता है कि भाई अर्थ के इंटीरियर में क्या है। सो ये सारा मटेरियल पता चलता है। इनडायरेक्ट सोर्सेस में क्या क्या आएगा? सेस्मिक वेव्स फ्रॉम अर्थक्वेक्स हेल्प साइंटिस्ट स्टडी डीप लेयर्स ऑफ द अर्थ। ये जो सेस्मिक वेव्स आती हैं अर्थक्वेक की, ये भी हमें अर्थ के बारे में जानने में मदद करती है। तो यहां तक आपको समझ में आ रहा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट देयर आर टू सोर्सेज which helps us study about the earth's interior. About meteors. So आपके बॉक्स में लिखा हो सकता है कि meteors का मतलब क्या होता है। तो देखो भाई meteors क्या है, ये मटेरियल्स हैं और इसका मटेरियल ऐसा ही होता है जैसे हमारे अर्थ का इंटीरियर्स का मटेरियल है। साइंटिस्ट स्टडी meteors टू लर्न अबाउट अर्थ्स इनर लेयर्स। ये meteors की वजह से ही हमें अर्थ की इनर लेयर्स के बारे में पता चल पाता है। सो इससे हमें क्या पता चलता है, जो मीटियोर है जब धरती की तरफ गिरता है, साइंटिस्ट इसको स्टडी करते हैं, उसके मटेरियल को एनालाइज करते हैं और समझ पाते हैं कि उस मीटियोर में क्या था। सो ऐसे बहुत सारे मीटियोर्स गिरते रहते हैं, उल्का पिंड वगैरह जिसे कहते हैं। तो ये आपके बॉक्स में था, आपको पढ़ना है। नाउ हियर कम्स द मेन टॉपिक। द अर्थ हैज 3 मेन लेयर्स। लेयर बाय लेयर मैं अब आपको बताऊंगा कि जो हमारा अर्थ है वो कैसे बना हुआ है। चलो भाई, सबसे पहली लेयर है क्रस्ट। जो क्रस्ट है ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, सबसे बाहर वाली लेयर होती है। एंड वी लिव ऑन द क्रस्ट। वाओ, दैट्स अ फैक्ट कि हम रहते भी हैं इस क्रस्ट पर।
और ये सबसे थिन लेयर है और ये रॉक्स एंड मिनरल्स से मिलकर बनी है और ये कॉन्टिनेंट्स में थिकर है और ओशियंस में थिनर है। ऑब्वियस सी बात है, कॉन्टिनेंट्स पथरीले होते हैं, जमीन होती है, दैट्स वाई। ओके, सो पहली जो लेयर है हमें समझ में आ गई क्या है। दूसरी लेयर है मेंटल। अब मेंटल क्या है? ये क्रस्ट के जस्ट बिलो है, क्रस्ट के नीचे मेंटल है जो कि बहुत थिक है और यहां पर क्या है? हॉट मोल्टन है और वो जो बहुत गर्म मैग्मा है, इसको मैग्मा कहा जाता है, मेंटल के अंदर मैग्मा है और यहां पर गर्मी बहुत है, प्रेशर बहुत है और मूवमेंट ऑफ मैग्मा स्लोली चेंजेस द अर्थ सरफेस। जब ये मैग्मा मूव करता है तो अर्थ का सरफेस भी बदलने लगता है। थर्ड है कोर। कोर सबसे इनर मोस्ट लेयर है, बिल्कुल अंदर की, ये सबसे हॉटेस्ट और सबसे डेंसेस्ट लेयर होती है। मेनली ये आयरन और निकल से मिलकर बनी हुई है। कोर भी दो तरीके की है, एक तो आउटर कोर है विच इज लिक्विड वन एंड सेकंड वन इज इनर कोर विच इज सॉलिड वन। सो ये हमारे तीन लेयर्स समझ में आ रहे होंगे। जो हीट होती है, जो कोर से हीट निकलती है, जो गरम गरम जो निकलती है, वो उससे क्या होगा भाई? प्लेट मूव करेंगी, वोल्केनोस भी फटेंगे, अर्थक्वेक्स भी आएंगे। तो ये सारा कुछ अंदर से होता है हलचल, तब ये चीजें हमें बाहर ज्वालामुखी फटते दिखते हैं, कहीं अर्थक्वेक की मूवमेंट्स होती हुई दिखती हैं। ओके, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहां से आपका बेस बनेगा, 11th क्लास में भी सिमिलर टॉपिक आता है। सो जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है ये बहुत सारी बड़ी बड़ी और छोटी छोटी पीसेस में बटी हुई है। समझ लो एक बहुत बड़ा केक जो होता है वो अर्थ है, उस केक के टुकड़े करोगे तो वही टुकड़े प्लेट्स हैं अर्थ के। समझ में आ रहा है? अलग अलग हिस्से, अलग अलग लैंड मास, वो उसका क्या है? एक तरीके से उसकी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं और दीज प्लेट्स फ्लोट ऑन द सेमी मोल्टन मेंटल। और ये प्लेट्स कहाँ रहती है? सेमी मोल्टन मेंटल वाला जो एरिया है यहां पर रहती है और ये प्लेट्स की मूवमेंट बहुत स्लो होती है, एकदम से आपको नजर भी नहीं आएगी कि ये प्लेट्स हिलती भी हैं अंदर। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी है, ठीक है, वो क्या कहती है कि ये जो प्लेट्स हैं ये मूवमेंट करती है और प्लेट्स के मूवमेंट से हमारी धरती में बदलाव आता है। जब मूवमेंट होगी प्लेट्स की तो सबसे पहले अर्थक्वेक आएगा, वोल्केनोस फटेंगे और माउंटेन्स भी बनेंगे। अब आप सोचोगे माउंटेन ऐसे कैसे बनता है? मैं आपको बताऊंगा। एक जमीन का टुकड़ा, प्लेट इधर से आ रहा है, एक यहां से आ रहा है, तो जब वो मूव करेंगे ऐसे, फिर मूव करेंगे ऐसे, फिर मूव करेंगे ऐसे, तब जाके अपना माउंटेन बनता है भाई। तो प्लेट टेक्टोनिक्स की जो थ्योरी है ना, ये रिलेटेड है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से, जिसको अल्फ्रेड वैगनर जी ने दिया था। नाम याद रखना भाई, इनका एमसीक्यूज में आ सकता है ये। सो मेजर कुछ प्लेट्स के नाम अगर मैं आपको बताऊं, यूरेशियन प्लेट है, पैसिफिक प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, अंटार्कटिक प्लेट है। सबके नाम लिखे हुए हैं, कौन सी प्लेट कहां पर है ये आपको वर्ल्ड मैप पे दिख जाएगा। तो प्लेट बेसिकली बहुत जरूरी है, इसको समझना बहुत जरूरी था। मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। अब देखो ये जो मैंने आपको बताया, टेक्टोनिक प्लेट्स जो है ये सेमी मोल्टन मेंटल पे फ्लोट करती हैं, बहुत स्लोली मूव करती हैं और कंटिन्यूअस मूव करती हैं और इनकी मूवमेंट से अर्थक्वेक भी आते हैं और वोल्केनोस भी फट सकते हैं, ज्वालामुखी भी फट सकते हैं। सो जो प्लेट मूव करती है ना, वो तीन तरीके से मूव करती है। ऐसा नहीं है कि बस यूं ही आएगी, ये प्लेट कई तरीके से मूव करती है, तभी तो बहुत सारे भाई चीजें बन जाती हैं। सबसे पहली मूवमेंट है डाइवर्जेंट मूवमेंट, यानी प्लेट्स मूव अपार्ट, एक दूसरे से अवे जाती हैं। जब प्लेट एक दूसरे से अवे जाती हैं तो न्यू क्रस्ट जो है वो बनता है और इससे वोल्केनो फटते हैं, रिफ्ट वैलीज बनती हैं। और अगर मैं आपको बताऊं, इसका एग्जांपल है मिड अटलांटिक रिज, यहां पर भी कुछ ऐसी ही मूवमेंट देखने को मिलती है, डाइवर्जेंट। सेकंड है कन्वर्जेंट मूवमेंट, यानी कि प्लेट्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर, जब प्लेटें एक दूसरे के क्लोज आती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं, सो ऐसे में प्लेट्स कोलाइड करती हैं और माउंटेन बनते हैं और इससे कभी कभी अर्थक्वेक भी आ सकते हैं, वोल्केनोस भी फट सकते हैं। जैसे हमारा हिमालय है, ये सबसे नया माउंटेन रेंज है और अभी भी बन रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ प्लेट की मूवमेंट, जो कि कौन सी मूवमेंट है? कन्वर्जेंट मूवमेंट से ये बन रहा है। थर्ड है ट्रांसफॉर्म मूवमेंट, यानी कि यहां पे क्या होगा, प्लेट्स जो है वो स्लाइडली पास करते हैं एक दूसरे को, स्लाइड करते हुए ऐसे ऐसे निकलेंगी, ना तो ऐसे ना ऐसे। अब यहाँ पे ऐसे ऐसे जा रही है एक दूसरे से, ठीक है। सो इसमें एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में प्लेट्स जाती हैं और इसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आ सकते हैं। जैसे सैन एंड्रियास फॉल्ट, ये यूएसए में है,
यहाँ ऐसी मूवमेंट्स देखने को अक्सर मिलती हैं। सो प्लेट मूवमेंट शेप अवर प्लेनेट, ये प्लेट्स की वजह से हमारे प्लेनेट की शेप बनती है, हमारे यहाँ माउंटेन्स बनते हैं, अर्थक्वेक्स वगैरह आते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है वीदरिंग एंड इरोजन। इसके बहुत इजी नोट्स में आपको समझाने वाला हूं। वीदरिंग का मतलब क्या होता है आपको इस क्लास के अलावा कहीं समझ नहीं आएगा इतना आसानी से। सो देखो, हमारे अर्थ का सरफेस धीरे धीरे बदलता रहता है, जो चीज आज है वो कल वैसी नहीं रहेगी, परसों और बदल जाएगी। सो जो हमारी चट्टाने होती हैं, रॉक्स होती है ना, वो भी ब्रेक डाउन होती रहती है नेचुरल प्रोसेस की वजह से। एक प्रोसेस है ब्रेक डाउन होना। सो ऐसे में दो प्रोसेस आते हैं, एक तो वीदरिंग का और एक इरोजन का। वीदरिंग यानी टूटना, इरोजन यानी कि वो चीज उड़ के या बहकर कहीं और चली जाएगी। सो वीदरिंग का मतलब होता है रॉक्स की ब्रेकिंग इनटू स्मॉलर पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में हमारे जो रॉक्स हैं वो टूटेंगे। और रॉक्स ब्रेक एट द सेम प्लेस वेयर दे आर फाउंड, और ये वहीं टूटेंगे जहां पर वो हैं। रॉक्स आर नॉट मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, चट्टाने एक जगह से दूसरी जगह कभी चलकर नहीं जाती हैं। समझ आ रहा है? ये जो बड़ी चट्टान है इसमें कभी ना कभी क्रैक्स आएंगे, और धीरे धीरे वो क्रैक्स आने के बाद वो चट्टान एक बारी टूट जाएगी। सो वीदरिंग कब होती है, ये टूट फूट कब होती है? वीदरिंग का सिंपल सा मतलब होता है जब कोई चीज टूट फूट रही है ना। तो वीदरिंग कब होती है? जब आपका टेम्परेचर बदल गया हो, या पानी की वजह से भी हो सकती है, एयर की वजह से भी वीदरिंग हो सकती है। देयर आर 2-3 causes of weathering. I hope you are able to understand. Now I'm gonna tell you how many types of weathering are there. कितने टाइप्स के साथ वीदरिंग होती है टूट फूट। देखो, सबसे पहली है फिजिकल वीदरिंग। यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे पीस में चट्टान टूट जाएगी और इसमें कोई केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं आएगा। ये या तो हीटिंग कूलिंग की वजह से टूट सकती है, फ्रीजिंग वाटर हो सकता है, प्रेशर की वजह से भी ये टूट सकती है। ठीक है, इसकी वजह से ये चट्टाने टूट सकती है। अगर पानी जमा हुआ हो, बहुत हीट हो, बहुत ठंड हो, या बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा हो किसी चट्टान पे, तो वो फिजिकली टूट सकती है। सेकंड है केमिकल वीदरिंग। इसमें क्या है, जो रॉक्स हैं वो किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से टूटती हैं, चाहे पानी हो, चाहे ऑक्सीजन हो, या एसिड्स हो। ठीक है, वाटर है, ऑक्सीजन है, एसिड्स हैं, ये भी चट्टानों को तोड़ते हैं। ठीक है, तोड़ते हैं, छेद छेद कर देते हैं। थर्ड है बायोलॉजिकल वीदरिंग। यहाँ पे प्लांट्स या फिर एनिमल्स की वजह से भी वीदरिंग हो सकती है। जैसे जब प्लांट की रूट होती है ना, वो चट्टानों को तोड़ देती है, और जो एनिमल होते हैं वो कभी कभी खोदते रहते हैं मिट्टी को, तो उससे भी वीदरिंग हो सकती है। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वीदरिंग जो मैंने आपके सामने डिस्कस करी। अगेन कमेंट बॉक्स चाहिए भाई मुझे भरा हुआ, आप बताते जाओगे क्या आपको मजा आ रहा है सोशल साइंस पढ़ने में। सोशल साइंस में ऐसा मजा देना है जो आज से पहले कभी ना मिला हो। इंपॉर्टेंस क्या है भाई वीदरिंग की? देखो, वीदरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे नेचर के लिए, वेदर के लिए, रॉक्स के लिए भी। क्योंकि वीदरिंग होगी तो मिट्टी बनेगी ना, चट्टानों से टूटकर ही तो मिट्टी बनेगी भाई, और हमारे प्लांट्स ग्रो करेंगे, और हमारे जो रॉक्स हैं वो छोटे छोटे पीसीस में जो है ब्रेक डाउन होंगे, और इससे ही वीदरिंग से ही तो गुफाएं बनती हैं, वैलीज बनती हैं। वीदरिंग ना होती तो वैलीज कहां से आती? वीदरिंग ना होती तो गुफाएं कहां से आती? नहीं आती। और इससे रिसाइकलिंग होती है अर्थ के मटेरियल्स की। सो this is the importance of weathering. Our next topic is erosion. Do you know the meaning of erosion, guys? Erosion means carrying away weathered rocks and soil from one place to another. कोई चट्टान का टुकड़ा हुआ, अब वो टुकड़ा एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करेगा। अब होगा क्या, या तो वो बहते पानी से मूव कर सकता है ना, चट्टान के टुकड़े बह के चले गए, या विंड से मूव कर सकता है, टूटी चट्टान है, मिट्टी सी हो गई है, धूल मिट्टी के साथ वो उड़ गई। ग्लेशियर से मूव कर सकता है, या समुद्री लहरों की वजह से वो इरोजन हो सकता है। तो ये होता है। वीदरिंग में क्या है, चट्टाने टूट रही हैं एक ही जगह पे। इरोजन में क्या है, रॉक्स एंड सोइल्स मूव टू अनदर प्लेस, यानी कि दे आर मूविंग टू अनदर प्लेस बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। अब इरोजन से क्या होगा, अर्थ का सरफेस बदल जाएगा, जो लूज चट्टाने हैं, सॉइल है, वो उड़ जाएगी या बह जाएगी, है ना। डिपॉजिट मटेरियल नई जगह पे पहुंच जाएंगे, और ओवर द टाइम क्या होगा, जब ये डिपॉजिट होता रहेगा इरोजन से, तो वैलीज बनेंगी, रिवर प्लेन्स बनेंगे, डेल्टास बनेंगे, कोस्टल एरियाज में लैंडफॉर्म्स जो आप देखते हो वो बनेंगे। ये इसी की वजह से बनते हैं। समझ में आ रहा है आपको? सो दिस इज द मीनिंग ऑफ इरोजन। लेट्स मूव अहेड नाउ। ओके, अब इरोजन का क्या इंपॉर्टेंस है इसको समझ लेते हैं। इरोजन भी बहुत जरूरी है।
क्योंकि इससे वैलीज, बीचेस बनते हैं, सॉइल फॉर्मेशन होता है ना, और हमारे जो रिवर्स हैं उनको एक शेप मिलती है कैसे कैसे जाना है। फ्लड प्लेन्स, जो हमारी नदियां मिट्टी साथ में ले जाती हैं, वो इकट्ठा होते 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 एक टाइम बाद मैदान बन जाती है, प्लेन्स बन जाती हैं, और इसके साथ बहुत सारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जब नदी अपने साथ ले जाती है, अलग अलग जगहों पर ये मिनरल्स पहुंचते हैं, और इससे हमारा एक नेचुरल लैंडस्केप डेवलप होता है। तो ये भाई जब होगा ना, तो इससे मिट्टी भी बनेगी, इरोजन से ही मिट्टी भाई आपकी जो फर्टाइल भी बनेगी। सो इरोजन की ये इंपॉर्टेंस है। अब अगर आपसे कोई पूछे डिफरेंस बिटवीन वीदरिंग एंड इरोजन, तो आप उसको क्या बताओगे? वीदरिंग का मतलब होता है टूटना फूटना, रॉक्स का ब्रेकडाउन होना। ओके, सो ब्रेकिंग रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस इज कॉल्ड वीदरिंग, एंड रॉक एक ही जगह पर रहेगी, याद रखना वीदरिंग में। अब यहाँ पे ये कई चीजों से हो सकती है वीदरिंग, हवा से, पानी से, टेम्परेचर से, या प्लांट्स के उगने से भी, और इसमें सिर्फ चट्टाने टूटेंगी, बहुत स्लो होती है वीदरिंग का प्रोसेस, जैसे रॉक की क्रैकिंग इसका एग्जाम्पल है। इरोजन यहाँ पे क्या है, चट्टाने, मिट्टी मूव हो जाएंगी एक जगह से दूसरी जगह, उसके जो टुकड़े हैं वो बहकर चले जाएंगे। सो कैरिंग रॉक्स एंड सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, रॉक्स एंड सॉइल मूव टू अनदर प्लेस, वो एक अलग जगह पे चली जाएगी, और ये या तो हवा से जाएगी उड़कर, पानी से बहकर, ग्लेशियर्स या वेव्स की वजह से है ना, जा सकती है। एंड इसमें आपने देखा होगा ना, बीचेस वगैरह आपके बन जाते हैं, और जो डिपॉजिट हो जाएगा जितने भी मटेरियल मिनरल्स हैं, ये स्लो भी हो सकता है, फास्ट भी हो सकता है। तो रिवर में मिट्टी जा रही है, वो कहीं ना कहीं जाकर रुकेगी, तो ये इसका एग्जांपल है। सो इट वाज द डिफरेंस बिटवीन वीदरिंग एंड इरोजन। अब बताओ भाई कमेंट बॉक्स में, समझ में आया नहीं आया? वीदरिंग और इरोजन आ गया समझ में? चलो आगे। एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। अब मैं आपको बताऊं ग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। ग्रेडेशन मतलब अर्थ की सरफेस क्या होती है, धीरे धीरे अर्थ की सरफेस जो है स्लोली लेवल होती है। वीदरिंग की वजह से जब चट्टानें टूटती हैं, इरोजन की वजह से जब चट्टानें और मिट्टी कहीं और चली जाती हैं, ट्रांसपोर्टेशन होता है, रॉक एंड सॉइल्स आर कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फिर उसका डेपोजिशन होता है, रॉक्स एंड सॉइल कहीं पे ड्रॉप होती है, नदियां कहीं धीमी हो जाएंगी, तो वो सारी मिट्टी विट्टी एक जगह पर इकट्ठा हो जाएगी। सो नेचुरल फोर्सेस दैट डू दिस आर कॉल्ड एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। तो ये सारी चीजें कुछ नेचुरल फोर्सेस करती हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। जैसे कि रिवर्स, ये सबसे बड़ा एजेंट है, रिवर्स एज एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिवर हाई एरियाज से लोअर एरियाज की तरफ फ्लो करता है, ऊपर से नदी बहती है, पहाड़ों से नीचे आती है, आपको पता है। तो अब यहाँ पे रिवर्स क्या करते हैं, इरोजन। सबसे पहले तो ये जितने भी इसके रास्ते में चट्टानें आएंगी, नदी फुल स्पीड से आती है, आपने कभी देखा होगा, और जब वो आएगी तो वो अपनी सारी चट्टानों को काटते हुए आएगी। फिर है ट्रांसपोर्टेशन, रिवर्स कैरी सैंड, अपने साथ मिट्टी कैरी करती है, छोटे मोटे पत्थर होते हैं, सिल्ट होते हैं, रॉक्स होते हैं। फिर वो कहीं फ्लैट एरियाज में जाके जहाँ रिवर स्लो डाउन हो जाती है, तो वो सारी जगह पर जो भी माल मसाला मिनरल होता है वो एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, इसी को कहा जाता है ग्रेडेशन का प्रोसेस। लैंड फॉर्म्स मेड बाय रिवर्स। अब रिवर्स की वजह से क्या क्या बनता है, वी शेप्ड वैलीज बनती है, क्योंकि नदियां तेज स्पीड में आती हैं। ठीक है, रिवर्स क्या करते हैं, डाउनवर्ड्स जब आते हैं तो वो वी शेप वैलीज बनाते हैं, वाटरफॉल्स बनाते हैं। रिवर्स फ्लो ओवर हार्ड रॉक्स, ये कठोर चट्टानों के ऊपर से नदी बहती है और सडनली वाटरफॉल्स की तरह ये नीचे गिरती है। फ्लड प्लेन्स, जहाँ पर नदियाँ धीमी हो जाती हैं, जो डिपॉजिट्स होते हैं वो दोनों साइड अपने छोड़ते हुए जाती है, और वहाँ पर पूरा एक बहुत चौड़ा फ्लड प्लेन बन जाता है। लीवीज बनती हैं, ये क्या है, सेडिमेंट्स जो होते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं नदी के किनारे, और एक नेचुरल एम्बैंकमेंट टाइप से बन जाता है इस तरीके से। ठीक है, एक नेचुरल एम्बैंकमेंट इस तरीके का बन जाता है, इसी को लिवीज कहा जाता है। ये रिवर है और ये लिवी है। ठीक है, फिर है रिवर प्लेन्स, जो मैंने आपको बता दिया है, फ्लड प्लेन्स बता दिया, रिवर प्लेन्स बता दिया। यहाँ रिवर प्लेन्स में क्या है, बहुत वाइड एरिया होगा, एक फ्लैट एरिया होगा, बिल्कुल ज्यादा उबड़ खाबड़ नहीं होगा, ये रिवर की वजह से बना होगा, इसको रिवर प्लेन कहा जाता है। सो रिवर्स हमारे नेचर की आर्टिस्ट है। आप देख रहे हो एक आर्टिस्ट जैसे अलग अलग चीजें बनाता है, ये रिवर से अलग अलग लैंडफॉर्म्स बने। थोड़ी हवा की बात कर लें, पानी की बात हो गई हो तो हवा की भी तो बात होगी ना। देखो, विंड चेंजेस द अर्थ सरफेस, हवा की वजह से भी हमारे अर्थ का सरफेस चेंज हो जाता है। कैसे, ये ज्यादातर डेजर्टेड एरियाज में या सूखी जगहों पर होता है। अब विंड क्या करती है, एक तो इरोजन करती है। ठीक है, विंड रिमूव सैंड एंड डस्ट, जितनी मिट्टी होगी हवा सब उड़ाकर ले जाएगी।
इसका ट्रांसपोर्टेशन करेगी, ले जाएगी, है ना। फिर कहीं ना कहीं वो हवा जाकर रुकेगी तो वो ही मिट्टी वो कहीं और पहुंच जाएगी। जब हवा धीमी होगी तो उसके साथ जितनी मिट्टी वो लाई है वो वहीं पर डिपॉजिट कहीं ना कहीं तो हो जाएगी। अब विंड की वजह से क्या क्या बनता है? सैंड ड्यून्स, टीले, सुना है ना, टीले, रेत के टीले। सो विंड वर्क बेस्ट इन ड्राई प्लेसेस विद वेरी फ्यू प्लांट्स, जहां पेड़ पौधे कम होते हैं वहीं पर विंड ज्यादा काम करती है। फिर है मशरूम रॉक्स, ये जो मशरूम की रॉक है ना, ये भी विंड की वजह से बनी है। जब तेज तेज हवाएं चली होंगी ये पत्थर कटते 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 अब इस शेप में आ गए हैं, मशरूम जैसे लग रहे हैं। वेव्स एंड ओशियन करंट्स, अब इसको समझ लेते हैं क्या है वेव्स। थोड़ा समुद्र में चले तो सी वेव्स जो होते हैं वो लगातार आपको पता है किनारे को टच करते रहते हैं एंड वो धीरे धीरे क्या करते हैं, जो चट्टाने होती हैं ना रॉक्स के पास, वो उसको क्या करते रहते हैं, ब्रेक डाउन या रिमूव करते रहते हैं। और ओशियन करंट्स आर मूविंग वाटर इन द सी। ओशियन करंट का मतलब होता है कि जो पानी मूव कर रहा है ओशियन के अंदर, ठीक है। सो या तो गर्म करंट होगा मूवमेंट, या कोल्ड होगा, या वो ठंडे पानी की धारा होगी, करंट होगा। वेव्स डू थ्री मेन थिंग्स। अब जो वेव्स होती है ना वो तीन चीजें करेंगी। सबसे पहले तो जो किनारे पर चट्टान होगी, रॉक होगी, वेव्स उसको तोड़ेगी और उसको कैरी करेगी। ओशियन करंट्स, जो वो पानी बहता हुआ है, वो जितनी भी मिट्टी है, छोटी चट्टाने हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पर ओशियन करंट उसको ले जाएंगे। फिर उसका डेपोजिशन हो जाएगा। जब वेव्स धीरे धीरे स्लो होंगी तो वो अपने साथ लाई हुई मिट्टी, जितने भी पत्थर हैं, वो कहीं ना कहीं जमा कर देंगे। तो ये वेव्स का भी यही काम होता है। लैंड फॉर्म्स मेड बाय वेव्स। अब वेव्स की वजह से क्या क्या बनता है? क्लिफ बनते हैं, ठीक है। ये कोस्टल रॉक्स होते हैं, बिल्कुल किनारे पर बने हुए चट्टान जब कट कट के ऐसी हो जाती है। केव्स भी बन जाती हैं, कई बार कोई बड़ा पत्थर कट जाता है तो छेद हो जाता है। और आर्क्स भी बन सकते हैं, ठीक है। ये रॉक ब्रिजेस जैसे आप मान लो पानी की वजह से ऐसा हुआ है। बीचेस, जो मतलब आप देखो सैंडी एरियाज होते हैं, जितनी सैंड अपने साथ ये लाइए सारी यहाँ पर डिपॉजिट होती है और बीच बन जाता है। लेगून, ये वाटर बॉडी होती है कोस्ट के बिल्कुल किनारे पर कहीं ना कहीं आसपास। तो ये पांच चीजें हैं जो वेव्स की वजह से बनती हैं, ठीक है। आई होप यू आर एबल टू गेटिंग। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स क्या होते हैं? ये आइस के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, बर्फ के टुकड़े, बिल्कुल बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े, और ये बहुत धीरे धीरे मूव करते हैं ओवर द लैंड। ये भी मूव करते हैं, याद रखना। सो ग्लेशियर्स आर फाउंड इन वेरी कोल्ड प्लेसेस लाइक हाई माउंटेन्स, ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिका। ये तीन ऐसी जगहें हैं जहां पर आपको ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं, और याद रखना ये धीरे धीरे मूव करते हैं। अब ग्लेशियर्स करते क्या हैं? सबसे पहले तो जो ये चट्टाने हैं उसको तोड़ते हैं। फिर ग्लेशियर्स अपने साथ उन रॉक्स को और सॉइल को, जो भी होती है ठंडे एरियाज में, उसको अपने साथ कैरी करते हैं और कहीं ना कहीं नई जगह पर जाकर उसको छोड़ देते हैं। ग्लेशियर्स का भी कुछ ऐसा ही काम होता है। देखो ये ग्लेशियर्स है, ये धीरे धीरे मूव कर रहे हैं और अपने साथ ये सब लेकर आए हैं। आई होप क्लियर है अब आपको। बिल्कुल सिंपल है यार, हर टॉपिक में वही चल रहा है। लैंड फॉर्म्स कौन कौन से बनते हैं ग्लेशियर से? यू शेप्ड वैलीज, जब ग्लेशियर मूव करेंगे तो एक वैली बनेगी। और यहाँ सर्क बन सकता है, सर्क इस तरीके से। एरिटीज बन सकती हैं जो आप देख रहे हो, या फिर मोरेन्स बन सकते हैं इस तरीके से। ये अलग अलग लैंड फॉर्म्स हैं जो ग्लेशियर्स की वजह से बनते हैं। इवन दो ग्लेशियर्स बहुत धीरे स्लो मूव करते हैं, लेकिन वो अर्थ के सरफेस को बहुत ज्यादा चेंज करने की हिम्मत रखते हैं। याद रखना बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है ग्लेशियर्स की मूवमेंट से। अंडरग्राउंड वाटर, इसको समझ लेते हैं क्या है। देखो अंडरग्राउंड वाटर क्या है? वो पानी है जो हमारे अर्थ के अंदर है, सरफेस के अंदर है, ठीक है, बिलो द अर्थ के सरफेस। अब रेन वाटर क्या है? मिट्टी में जाता है एंड धीरे धीरे चट्टानों में जाता है थ्रू स्मॉल क्रैक्स, जो छोटे छोटे क्रैक्स होते हैं उसके थ्रू वो पानी अंदर जाता है। जो आपको पता होगा बारिश होती है, ये पानी सीधा अपना अंदर जाता है। अब ग्राउंड वाटर जो है, अंडरग्राउंड वाटर, वो क्या करता है? अंडरग्राउंड वाटर धीरे धीरे क्या करता है? इरोजन करता है, स्लोली डिसॉल्व्स रॉक्स लाइक लाइमस्टोन। जैसे लाइमस्टोन एक चूना पत्थर होता है, पानी उसको धीरे धीरे तोड़ता है, ठीक है। और क्या करता है अंडरग्राउंड वाटर? गुफाएं बनाता है। जो वाटर है वो क्रैक्स को और बड़ा कर देता है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर एक गुफा बन जाती है। अब अंडरग्राउंड वाटर की वजह से गुफाएं बनती हैं, स्टेलेक्टाइट्स बनते हैं, स्टैग्मेग्माइट्स बनते हैं। ये जो आप देख रहे हो ना, ये अंदर ये पानी की वजह से सिंक होल भी बन सकते हैं इस तरीके से। तो अंडरग्राउंड वाटर स्लोली चेंज करता है लैंड को
जो अर्थ के सरफेस के अंदर है। तो अंडरग्राउंड वाटर का भी रोल है भाई चेंजेस में। मेजर लैंडफॉर्म्स एंड देयर फॉर्मेशंस। अब मैं आपको बताऊं मेजर जो लैंडफॉर्म्स हैं, जैसे माउंटेन हो गए, प्लेट्यूज हो गए, प्लेन्स हो गए, रिवर हो गए, ग्लेशियर्स हो गए। सो लैंडफॉर्म्स आर फॉर्म्ड स्लोली ओवर मैनी ईयर्स। ये सारी चीजें एक रात में नहीं बनती, याद रखना। फर्स्ट ऑफ ऑल इन सबको बनने में टाइम लगता है। अब ये लैंडफॉर्म्स कैसे बनते हैं? इंटरनल फोर्सेस की वजह से, जो फोर्सेस अर्थ के अंदर हैं, और एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से, जो हमने पीछे डिस्कस किया, वीदरिंग, इरोजन और डेपोजिशन। सो आई होप ये पीछे मैं आपको बता दिया है। लैंडफॉर्म्स आर ऑलवेज चेंजिंग। लैंडफॉर्म्स बदलते रहते हैं, हमेशा एक जैसे नहीं रहते। तो माउंटेन्स के बारे में बताऊं सबसे पहले, अगर ये सबसे हाई लैंडफॉर्म्स हैं अगर इस धरती पे कुछ सबसे ऊंचा है तो वो हमारे माउंटेन्स होते हैं। स्टीप साइड्स, हाई पीक्स। स्टीप इस तरीके से होगी और पीक यानी कि ऊंची होगी। और क्या है, जब अर्थ के अंदर मूवमेंट होती है तब जो है हमारे माउंटेन्स बनते हैं। जो आप देख पा रहे हो, ये पहाड़, ये वादियां बनती हैं। माउंटेन दो तरीके के होते हैं। फोल्ड माउंटेन होते हैं व्हेन टू टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइड, जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं। सो रॉक्स जो होती हैं वो बेंड होती हैं, ठीक है, वो मुड़ जाती हैं और ऊपर चढ़ जाती हैं। तो ये होता है एक, तो जैसे हिमालय बना है, आल्प्स माउंटेन है, रॉकी माउंटेन्स है। दूसरा है वोल्केनिक माउंटेन्स। ये क्या है, जब ज्वालामुखी फटता है तो गर्म मैग्मा निकलता है लावा बनकर, लावा ठंडा होता है और वो माउंटेन बन जाते हैं। जैसे माउंट फूजी है, माउंट किलिमंजारो है, माउंट वेसुवियस है, ये वोल्केनिक माउंटेन्स हैं। सो लैंडफॉर्म्स आर ऑलवेज चेंजिंग। सम लैंडफॉर्म्स आर worn down while others are built up। कुछ टूटता है, कुछ बनता है, ठीक है। माउंटेन समझा दिए भाई आपको मैंने। प्लेट्यूज क्या होते हैं इसको भी समझ लो। ये भी ऊंचे हैं लेकिन ये पहाड़ नहीं होते, ये फ्लैट होता है, इनका टॉप फ्लैट होगा, यहाँ पीक नहीं होगी, ठीक है, यहाँ स्टीपी साइड्स नहीं होगी। एंड दे हैव स्टीप साइड्स लेकिन हल्की फुल्की। दे आर ऑल्सो कॉल्ड टेबल लैंड्स बिकॉज आप देखो ना, टेबल की तरह लग रहा है देखने में। अब ये प्लेट्यूज भी कैसे बनते हैं? या तो टेक्टोनिक मूवमेंट से, बिल्कुल पहाड़ जैसा ही है, बस हाइट में कम है, पीक ज्यादा नहीं है, जैसे तिब्बतन प्लेटू है। और या फिर वोल्केनिक एक्टिविटीज से, सेम प्रोसेस जैसे डेक्कन का प्लेटू है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम। प्लेट्यूज आर हाई बट फ्लैट, ऊंचे हैं पर फ्लैट है। प्लेन्स, देखो मैदान क्या होते हैं, थोड़ा इसको समझो। मैदान जहां पर हम आप लोग रहते हैं, मोस्टली यूपी के हो, दिल्ली के हो, एमपी के हो, प्लेन्स में रह रहे हो, ये बहुत बड़ा एरिया है, फ्लैट एरिया है, लो लाइंग एरिया है, ज्यादा ऊंचाई पर नहीं होगा। देखो ऐसा होगा जैसा फोटो में दिख रहा है। ये बहुत अच्छा होता है फार्मिंग के लिए, घर बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, और ज्यादातर लोग प्लेन्स में ही रहते हैं, याद रखना। अब प्लेन्स कैसे बनते हैं? जब मिट्टी, सिल्ट, सॉइल ये जब डिपॉजिट होती है एक जगह पर, रिवर लाए, वेव्स की वजह से आए या ग्लेशियर्स की वजह से आए, आना चाहिए, आ रहा है अगर कुछ भी ऐसा, तो इसकी वजह से ही हमारे प्लेन्स बनते हैं। टाइप्स ऑफ प्लेन्स, जो हमारे प्लेन्स होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं? डू यू हैव एनी आइडिया? एक तो है रिवर प्लेन्स, जो नदी की वजह से बने हैं आपके, ठीक है, इसको बनाने के पीछे नदी का हाथ है। सो क्योंकि वो अपने साथ फर्टाइल मिट्टी लाती है और वो डिपॉजिट होती है और फिर वो जगह फार्मिंग के लिए अच्छी होती है। जैसे इंडो गंगेटिक प्लेन है, यूपी वगैरह यहीं पे बसा हुआ। कोस्टल प्लेन्स है, जो समुद्र किनारे बनते हैं, यहाँ पर जो रिवर और वेव्स में जो मिट्टी विट्टी आती है वो यहीं पर इकट्ठा होती है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, इंडिया दोनों तरफ कोस्टल एरियाज है ना। तीसरा होता है ग्लेशियल प्लेन्स। ये क्या है? ग्लेशियर्स की वजह से बनते हैं। जब मेल्टिंग ग्लेशियर्स अपने साथ मिट्टी, जो क्ले जो साथ में लाए हैं वो जमा करते हैं तो वो ग्लेशियल प्लेन्स बनाते हैं। जैसे प्लेन्स इन नदर्न यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। सो प्लेन्स फर्टाइल एरियाज होते हैं, यूजफुल होते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए अच्छे होते हैं, लोग रह सकते हैं, गाड़ी घोड़ा चला सकते हैं। वैलीज, सो वैलीज क्या है? लो एरियाज बिटवीन हिल और माउंटेन्स। दो पहाड़ों के बीच का जो लो एरिया है उसको वैली कहा जाता है। दो तरीके की वैली है यहाँ पे। एक है वी शेप्ड वैली, ये नदियों की वजह से बनती है, जब तेजी से नदियां आती हैं तो उसको काटते हुए जाती हैं, ये वी शेप वैलीज होती हैं, कुछ इस तरीके से वी शेप बनती है। दूसरी यू शेप्ड वैलीज हैं, ये ग्लेशियल होती हैं, ग्लेशियर्स की वजह से बनती हैं। जब मूविंग आइस चौड़े में आती है तो वो वैली को डीप कर देती है और ये यू शेप्ड बन जाता है। सो रिवर्स की वजह से वी शेप बनता है, ग्लेशियर्स की वजह से यू शेप बनता है। आई होप सिंपल है यार, आप मुझसे पढ़ रहे हो, कमेंट कर देना
क्या इजी बना रहा हूं मैं ज्योग्राफी वगैरह सब आपके लिए। अब देखो डेजर्ट्स कैसे बन रहे हैं, बहुत ड्राई प्लेसेस, बहुत गर्मी में, और थोड़ी बहुत बारिश होगी, बहुत हॉट रहेंगे दिन में, और एट द सेम टाइम ठंडे भी रहेंगे, रात में ठंड भी लगनी है भाई, याद रखना। और थोड़े बहुत प्लांट्स यहाँ पे ग्रो करेंगे, जैसे सहारा डेजर्ट हो गया अफ्रीका का, थार डेजर्ट हो गया इंडिया का। ओके, चलो भाई डेजर्ट के बारे में पता चल गया क्या है। लेकिन ये तो समझो डेजर्ट बनते कैसे हैं। देखो डेजर्ट बनते हैं जब बारिश कम होगी, तो ऐसे में वो डेजर्टेड एरिया हो जाएगा, सूखा हो जाएगा बिल्कुल। टेम्परेचर ज्यादा होगा और रात में बहुत ज्यादा होगा, दिन में भी और रात में ठंड ज्यादा होगी, सॉरी। और विंड बहुत स्ट्रोंग होगी, हवा बहुत चलेगी सूखे एरियाज में, और विंड की वजह से वो मिट्टी उड़ती रहेगी उधर से उधर, और वो कहीं ना कहीं डिपॉजिट भी होती रहेगी, टीले बनते रहेंगे। सो प्लेन्स आर फर्टाइल एंड यूजफुल फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, बट डेजर्ट्स आर नॉट फर्टाइल एंड नॉट यूजफुल फॉर ह्यूमन सेटलमेंट। अब जो डेजर्ट में विंड चलती है उसकी वजह से क्या बनता है, सैंड ड्यून्स, जैसा मैंने पीछे बताया था, और मशरूम रॉक्स, ये भी मैंने आपको बताया था। अब डेजर्ट में ड्राई क्लाइमेट रहेगा, सूखा, सैंडी और रॉकी, पथरीली सी जगह होगी, बहुत थोड़ी बहुत प्लांट्स होंगे, वो भी घास फूस, पानी बहुत कम होगा, टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम होगा। सो विंड इज द मेन एजेंट दैट शेप्स डेजर्ट लैंडस्केप। सो जितने भी डेजर्ट में लैंडस्केप्स बने होते हैं, उसको बनाने के पीछे सबसे मेन हाथ विंड का है। व्हाट आर कोस्टल लैंडफॉर्म्स? कोस्टल लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं? समुद्र किनारे जो लैंडफॉर्म्स हमारे बने हुए हैं, या तो वो किसी वेव से बने होंगे या ओशियन करंट से बने होंगे। सो इसकी वजह से ही ये बनते हैं। बताता हूं क्या होता है, कैसे होता है, सब्र करो। हाउ कोस्टल लैंडफॉर्म्स आर फॉर्म्ड। देखो यहाँ तो इरोजन होगा, जब समुद्र की वेव्स हिट करेंगी कोस्ट को अगेन एंड अगेन, तो वहां की चट्टानें टूटेंगी भाई, टूटते 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 एक दिन इरोजन होगा, कुछ बन जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन होगा, फिर वो सारा टूटा हुआ माल पानी में जाएगा, फिर वो ओशियन करेंट्स उसको इधर से उधर ले जाएंगी, फिर वो कहीं ना कहीं डिपॉजिट हो जाएंगी, वहां बीच वगैरह कुछ बन जाएगा, चाहे सी आर्क बने, चाहे सैंड बार बने, लैगून बने, पीछे डिस्कस कर लिया हमने। मेजर कोस्टल फीचर्स, क्लिप्स, बीचेस, सी केव्स, सी आर्क, स्पिट्स, लेगून्स, ऑलरेडी डिस्कस, पीछे डिस्कस कर चुका हूं। व्हाट आर नेचुरल डिजास्टर्स? अब हम अपने पार्ट 2 की तरफ आएंगे इस चैप्टर के, जो हमें डिजास्टर्स के बारे में थोड़ा बताएगा। नेचुरल डिजास्टर्स क्या है? कुछ डेंजरस इवेंट्स हैं हमारे नेचर के, या तो लोग भी मर सकते हैं, घर तबाह हो सकते हैं, रोड टूट सकते हैं, एनवायरमेंट भी तबाह हो सकता है। लैंडफॉर्म और डिजास्टर्स के बीच क्या रिलेशन है? देखो, द शेप ऑफ लैंड अफेक्ट्स नेचुरल डिजास्टर्स, प्रोसेसेस इनसाइड एंड आउटसाइड द अर्थ कॉजेज डिजास्टर। जो अर्थ के बाहर और अंदर प्रोसेस होते हैं, उसी की वजह से आपके डिजास्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब अंदर मूवमेंट होती है प्लेट्स की तो अर्थक्वेक आता है, जब बाहर से हैवी रेन आती है तो लैंडस्लाइड होता है। दो चीजें बताई है मैंने, इंटरनल का भी एग्जांपल दिया है, एक्सटर्नल का भी एग्जांपल दिया है, तो आई होप समझ में आ रहा होगा। कुछ मेन नेचुरल डिजास्टर्स के नाम बताऊं तो अर्थक्वेक है, जब एकदम से धरती हिलने लगती है ना भाई, तो वो अर्थक्वेक आ जाता है, उसकी वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स जब हिलती हैं। दूसरा लैंडस्लाइड, बहुत ज्यादा बारिश हो गई हो, लैंडस्लाइड आपने कभी सुना हो, केदारनाथ उत्तराखंड जाते हो लैंडस्लाइड होती रहती है। एवलांचेस, ये क्या है? बड़े बड़े हैवी जो बर्फ के गोले हैं वो नीचे गिरते हैं, ठीक है, पहाड़ों से। ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, इसको क्या है समझो, GLOF, जब फ्लड्स कॉज्ड व्हेन वाटर फ्रॉम ग्लेशियल लेक सडनली बर्स्ट आउट। जो ग्लेशियर्स के अंदर का पानी होता है लेक्स को एकदम से फटता है तो बाढ़ आ सकती है इसकी वजह से, जिसको ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स कहा जाता है। इसके अलावा कभी कभी स्ट्रॉन्ग हवाएं चल सकती हैं धूल मिट्टी वाली डेजर्ट्स के एरियाज में। तो ये कुछ मेजर नेचुरल डिजास्टर्स हैं। आपके समझ के अकॉर्डिंग इतना बहुत है, अगर आप इतना भी कर लेते हो तो आप टॉपर हो, ठीक है। अब नेचुरल डिजास्टर्स क्यों होते हैं? देखो, या तो टेक्टोनिक एक्टिविटी, कोई प्लेट खिसकी होगी तो होगा भाई, भूकंप आने के चांस है। वेदर बदलेगा तो होगा, क्लाइमेट ज्यादा गर्म होगा तो होगा डिजास्टर। ह्यूमन एक्टिविटीज से भी हो सकता है, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज से भी डिजास्टर्स आ सकते हैं। अब जैसे आप फॉर एग्जांपल सोच रहे होगे ना कैसे आ सकते हैं, देखो माउंटेन्स में ड्रिलिंग करोगे, माइनिंग करोगे तो पत्थर तो खिसकेंगे, डिजास्टर हो सकता है ना। सो अंडरस्टैंडिंग लैंडफॉर्म्स हेल्प पीपल प्रिपेयर फॉर नेचुरल डिजास्टर और स्टे सेफ। जब आपको लैंडफॉर्म्स के बारे में पता होगा तो आप उस जगह पर रहना भी अवॉइड करोगे और आपको आइडिया रहेगा अपने आप को प्रिपेयर रखना है। अर्थक्वेक क्या होता है? देखो मैं आपको समझाता हूं। अर्थक्वेक होता है धरती का हिलना, शेकिंग ऑफ द अर्थ। जब
एनर्जी रिलीज इनसाइड द अर्थ, कोई एक ऐसी एनर्जी है जो धरती के अंदर रिलीज हो रही है। तो द अर्थ क्रस्ट हैज क्रैक्स एंड फोल्ड्स। जब आप क्रस्ट की बात करते हो, जो इनर लेयर है, वहां पे क्या है, कुछ क्रैक्स होते हैं। जब टेक्टोनिक प्लेट्स मूव होती हैं तो ऐसे में क्या होता है, अर्थक्वेक आ सकते हैं, क्योंकि सेस्मिक वेव्स निकलती हैं। अर्थक्वेक क्या होता है, सेस्मिक वेव्स की तरह जाता है और अर्थ के सरफेस को हिलाता है। इसका एक एपिसेंटर होता है जहां से ये निकलती हैं वेव्स, और इसका असर दूर दूर तक जाता है। भाई बड़े बड़े रोड पुल सब टूट जाते हैं, एनवायरनमेंट तबाह हो जाता है, लोगों के घर खत्म हो जाते हैं, परिवार बिछड़ जाते हैं। अर्थक्वेक्स, तो ज्यादातर अर्थक्वेक कहाँ आते हैं, जहां पर प्लेट दो मिलती हो आपस में, वो अर्थक्वेक प्रोन एरियाज होते हैं। जैसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ये ऑस्ट्रेलिया, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, ये वाला जो एरिया आप पूरा देख रहे हो रेड कलर में, यहाँ ज्यादातर अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। यहाँ तो भाई इससे रोड पे क्रैक आ जाएंगे, बिल्डिंग्स टूट जाएंगी, लैंडस्लाइड आएंगे, एवलांचेस भी हो सकते हैं, सुनामी भी आ सकती है। सो जब टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं, टकराती हैं, तो ही अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड मेनली बाय द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। व्हाट इज अ लैंडस्लाइड? लैंडस्लाइड क्या होता है समझ लेते हैं। लैंडस्लाइड क्या है भाई, चट्टाने, मिट्टी, मलबा कुछ भी है एकदम से गिर जाए स्लोप पर। ये ज्यादातर हिली एरियाज में होगा या माउंटेन वाले एरियाज में होगा। भाई यहाँ तो ज्यादा ही स्टीप स्लोप है, ज्यादा ही भाई खड़ी चढ़ाई है, या हैवी बारिश हुई हो तब होगा, या वहां की चट्टान और मिट्टी लूज हो गई हो, या अर्थक्वेक आ गया हो। ये चार ही रीजन है इसके पीछे के। सो समझ में आ रहा है लैंडस्लाइड क्यों होता है, इसी वजह से होता है। लैंडस्लाइड होगा भाई, नदियां ब्लॉक हो जाएंगी, सारा मलबा, चट्टाने सब गिर जाएंगी, घर टूटेंगे, बाढ़ आएगी, लोगों की प्रॉपर्टी और लाइफ दोनों जा सकती है। देखो ये लैंडस्लाइड का फोटो लगाया मैंने, देखा होगा अपने टीवी में, न्यूज आती रहती है, लैंडस्लाइड हो जाते हैं पहाड़ी एरियाज में। तो हैवी रेन और अर्थक्वेक सबसे बड़ा रीजन होते हैं लैंडस्लाइड का। तभी कहा जाता है ज्यादा बारिश में पहाड़ों पे मत जाओ। सो हैवी रेन, अर्थक्वेक, या फिर सोइल और ये सब लूज हो जाए, स्लोप ज्यादा है तो इससे डैमेज होगा। एवलांच क्या होता है? एवलांच क्या है, स्नो और आइस एकदम से पहाड़ से गिरे। ये ज्यादातर वहां होते हैं जहां पहाड़ों पर बर्फ जमी होती है, जो हाई एरियाज होते हैं माउंटेन वाले, या तो ज्यादा स्नोफॉल पड़ी हो, टेम्परेचर बदल गया हो, मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग कैन लूजन द स्नो, एकदम से मेल्टिंग हो गई हो, ठीक है, या फ्रीजिंग हो गई है तो हो सकता है। अर्थक्वेक की वाइब्रेशन से भी आ सकता है, या ह्यूमन एक्टिविटी कुछ हो रही हो, इसकी वजह से भी ये बर्फ खिसक सकती है, हवाओं की वजह से खिसक सकती है, ठीक है। तो ये एवलांचेस के कुछ रीजन। एवलांचेस की वजह से पेड़ पौधे खराब हो जाएंगे, घर वर टूट सकते हैं, माउंटेन के रास्ते ब्लॉक हो सकते हैं, लोगों की प्रॉपर्टी और लाइफ दोनों जा सकती है। सो एक तो भाई क्या होता है, ऊपर की तरफ स्लोपी एरिया पे बर्फ जमा होती है, वीक लेयर टूटती है, स्लो जो स्नो है, बर्फ है, एक तेजी से नीचे आती है और माउंटेन से नीचे उतरने लगती है। तो ये बहुत फास्ट होते हैं, बहुत डेंजरस होते हैं, एकदम से लोगों की जान जा सकती है एवलांचेस की वजह से। GLOF क्या होता है डिटेल में बता देता हूं। जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं एंड उसकी वजह से लेक्स बनती है माउंटेन एरियाज में, समटाइम्स द वॉल्स होल्डिंग दिस वाटर ब्रेक सडनली, कभी कभी वो मेल्टिंग बहुत तेज हो जाती है तो बड़ा वाटर निकलता है, इसी को ही कहा जाता है GLOF। तो फिर ये इस तरीके से हो जाता है, या तो मेल्ट ज्यादा जल्दी हो गया, या बारिश उसमें मिल गई है, वीक हो जाएगा वो वॉल और वो छोड़ देगा पानी। अर्थक्वेक्स की वजह से भी ये हो सकता है, ग्लेशियर लेक्स ब्रेकडाउन हो सकती है, इसकी वजह से भी बाढ़ आ सकती है, रोड ब्रिजेस घर तबाह हो जाएंगे, वैलीज रिवर बैंक्स डैमेज हो जाएंगे, लोगों का भी नुकसान, प्रॉपर्टी का भी नुकसान हो सकता है। तो ये कहाँ ज़्यादातर होते हैं? हिमालयन एरियाज में। इसकी वजह क्या है बता दिया है, हैवी स्नोफॉल, टेम्परेचर का बदलना, अर्थक्वेक और स्ट्रॉन्ग विंड चलना, इसकी वजह से ये सब हो सकता है, ठीक है, बहुत डेंजरस है। डस्ट स्टॉर्म क्या होता है भाई? धूल भरी आंधी। अब ये ज्यादातर या तो ड्राई एरियाज में होंगी या डेजर्ट वाले एरियाज में होंगी। सो डस्ट स्टॉर्म क्यों आते हैं? देखो इस तरीके से, धूल की आंधी, जब तेजी से हवा चलती है और उसके साथ मिट्टी उड़ रही है, एरिया बहुत ड्राई है तो वो वहाँ की मिट्टी जल्दी उड़ जाएगी, वहाँ पेड़ पौधे कम है तो भी मिट्टी जल्दी उड़ जाएगी। तो ऐसे में घर रहो, मास्क पहनो, ट्रैवल मत करो अगर डस्ट स्टॉर्म आ रखा हो।
डस्ट स्टॉर्म से क्या होता है, विजिबिलिटी कम हो जाती है, धूल भरी आंधी में दिखता कुछ नहीं है, ट्रैवल डेंजरस हो जाता है और फर्टाइल मिट्टी सब हट जाती है, खेती को नुकसान पहुंचता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जब धूल ज़्यादा आ जाए तो डस्ट स्टॉर्म्स की वजह से भी धरती बदलती है और हमारा नुकसान होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ डिजास्टर मिटिगेशन, देखो डिजास्टर मिटिगेशन का मतलब क्या होता है कि डिजास्टर तो आ गया पर उसके इफेक्ट्स को थोड़ा कम करना है, आपको प्लान करना है, प्रिपेयर रहना है, सेफ्टी मेजर्स क्या लेने हैं आफ्टर द डिजास्टर। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो डेंजरस एरियाज कौन से हैं जहां अर्थक्वेक, बाढ़ या लैंडस्लाइड या साइक्लोन आ सकता है। फिर क्या है, गवर्नमेंट्स स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग बनाए, डैम बनाए जैसे बाढ़ वगैरह ना आए, वार्निंग सिस्टम लगाए, भोंपू वगैरह, और सेफ्टी का प्लान बनाए, लोगों को ड्रिल्स दे कि भाई कैसे भगना है अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो। और हमें रिस्की एरियाज में कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए, एनवायरनमेंट को बचाओ तो एनवायरनमेंट आपको बचाएगा। अगर ये सब चीजें करोगे तो आप सभी लोग सेफ रहोगे। तो यही था हमारा आज का चैप्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज कमेंट में भर भर के लिखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल।